नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जापान में भूकंप के 2 बड़े झटके, इंडोनेशिया तक दिखा असर। वोटर अधिकार यात्रा का शुभारंभ आज से, राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर पद यात्रा। वोट चोरी के आरोपों पर ईसी का पलटवार, समय पर जांच नहीं की, दलों ने गंवाया मौका। और मुंबई में दही हांडी का जश्न बना मातम, 2 की मौत, 95 से ज्यादा गोविंदा घायल। अब खबरें विस्तार से। जापान में बीती रात धरती ने लगातार 2 बार करवट ली। पहले ताकानाबे में 5.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया और उसके कुछ ही समय बाद नाजे में 3.0 मैग्नीट्यूड का झटका महसूस किया गया। एक के बाद एक 2 झटकों से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि अब तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस के मुताबिक पहला भूकंप शनिवार की रात स्थानीय समय अनुसार 21:13 पर आया। ताकानाबे इलाके में आए इस भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। इसके कुछ देर बाद दूसरा झटका नाजे में महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 3.0 मैग्नीट्यूड और गहराई 19 किलोमीटर बताई गई। भूकंप का असर पड़ोसी देश इंडोनेशिया तक देखने को मिला। इंडोनेशिया में भी 5.7 की मैग्नीट्यूड वाला भूकंप दर्ज किया गया। झटकों के दौरान लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए और देर रात तक सड़कों पर ही खड़े रहे। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान या हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। दरअसल जापान और इंडोनेशिया दोनों ही देश पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास स्थित है। यह इलाका दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी का खतरा बना रहता है। यानी कहा जा सकता है कि जापान और इंडोनेशिया जैसे देशों के लिए धरती का ये बार बार हिलना किसी नई बात नहीं है, लेकिन हर झटका लोगों के दिलों की धड़कनें जरूर तेज कर देता है। राहुल गांधी आज बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो 16 दिन तक चलेगी। यह यात्रा 1300 किलोमीटर की होगी। यह यात्रा विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में निकाली जा रही है, जिसमें मतदाता सूची में गड़बड़ी और मताधिकार से वंचित करने के आरोप हैं। इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और इंदिरा ब्लॉक के कई अन्य विपक्षी नेता भी शामिल होंगे। यह यात्रा मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और दरभंगा समेत 23 जिलों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस इसे भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा की निर्णायक लड़ाई बताई जा रही है। सितंबर को पटना में एक विशाल रैली के साथ यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस इस यात्रा को एक जन आंदोलन और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक विरोध नहीं, बल्कि जन जागरण और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की आड़ में गरीबों, दलितों, पिछड़े अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ बीजेपी से मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही आयोग को अनियमितताओं की जांच के लिए राजी होना पड़े। खेड़ा ने इसे लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर बताया है। इस यात्रा का उद्देश्य उन आवाजों को मंच देना है जिन्हें लंबे समय से दबाया जा रहा है। कांग्रेस इसे जनता की ताकत और संविधान की भावना का प्रतीक मान रही है। वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवालों और वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने आज राजनीतिक दलों को कड़ा संदेश दिया है। आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया पारदर्शी होती है और हर चरण में सभी मान्यता प्राप्त दलों को शामिल किया जाता है। ड्राफ्ट कॉपी उनके साथ साझा की जाती है और दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का पूरा समय भी दिया जाता है। इसके बाद भी कई दलों और उनके बूथ लेवल एजेंडों ने समय पर जांच नहीं की और अब शिकायतें कर रहे हैं। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर विपक्ष ने जिस तरह सवाल खड़े किए थे, उस पर भी आयोग ने जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि 20 जुलाई से ही सभी राजनीतिक दलों को उन लोगों की लिस्ट उपलब्ध करा दी गई थी जिनके नाम हटाए जाने थे। इनमें मृत मतदाता, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर रहने वाले थे और डुप्लीकेट एंट्री वाले नाम शामिल थे। आयोग ने एक बार फिर दोहराया है कि उसका उद्देश्य किसी को वोट से वंचित करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को साफ सुथरा और सटीक बनाना है।
साथ ही ये भी कहा कि आज भी दलों और मतदाताओं की ओर से जांच और सुझाव का स्वागत करता है, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शी मतदाता सूची बेहद जरूरी थी। देश भर में जन्माष्टमी की धूम के बीच मुंबई में दही हांडी का जश्न इस बार कई परिवारों के लिए मातम बन गया। रंग बिरंगी रोशनी, ढोल तमाशों और जयकारों के बीच जब गोविंदा ऊंची दही हांडी तक पहुंचने के लिए पिरामिड बना रहे थे, तभी कई जगह हादसे हो गए। मुंबई और ठाणे में हुई इन घटनाओं में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 95 से ज्यादा गोविंदा घायल हैं। घायलों में छोटे बच्चे और युवा शामिल हैं। कई की हालत गंभीर है। मुंबई के उपनगरीय मानखुर्द इलाके में दही हांडी बांधते वक्त 32 साल के गोविंदा जगमोहन शिवकिरण चौधरी की पहली मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। दूसरी ओर 14 साल का एक किशोर भी हादसे का शिकार हुआ, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इन घटनाओं ने दही हांडी की खुशी को मातम में बदल दिया। नगर निकाय और पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिर्फ मुंबई में ही पिरामिड बनाते वक्त 32 गोविंदा घायल हुए हैं। इनमें से कई को मामूली चोटों के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन कुछ की हालत गंभीर है। कांदिवली के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती 9 साल के आर्यन यादव की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं 23 साल के श्रेयस चालके को जीटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है। मुंबई में अलग अलग हिस्सों में कुल 48 घायल सामने आए हैं। शहर के पूर्वी हिस्से से 17 लोग घायल हुए। पश्चिमी इलाके से 10 लोगों को चोटें आई हैं। पड़ोसी थाने में भी 3 गोविंदा घायल हुए हैं। कुल मिलाकर मुंबई, ठाणे समेत महाराष्ट्र में 95 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हर साल दही हांडी के दौरान प्रशासन और आयोजकों की तरफ से सुरक्षा इंतजामों का दावा किया जाता है। ऊंचाई सीमित रखने, हेलमेट और सुरक्षा उपकरण देने की बातें कही जाती हैं, लेकिन हादसों के आंकड़े हर बार इन दावों की पोल खोल ही देते हैं। त्योहार के मौके पर हर तरफ खुशियां बिखरी हों, लेकिन इस बार कई परिवारों के लिए जन्माष्टमी का ये पर्व हमेशा हमेशा के लिए गम का सबब बन गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटने से भारी तबाही मच गई। जोड़ इलाके में अचानक आई जल सैलाब की चपेट में कई घर बह गए और मलबे में दब गए। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बादल फटने का असर कठुआ के कई निचले इलाकों में साफ देखा जा रहा है। घाटी और जंगलोत में पानी भर गया है। कई घरों में पानी घुस गया है और लोग सुरक्षित जगहों पर शरण लेने के लिए गए हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी गहमा-गहमी तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली में आज भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत बोर्ड के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक से ही एनडीए के उम्मीदवार का नाम तय होकर सामने आ जाएगा। उधर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है। विपक्ष की ओर से सोमवार को बैठक बुलाई गई है, जिसमें साझा उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। संसद का मॉनसून सत्र अब आखिरी सप्ताह में है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव की हलचल ज्यादा हावी है। संसदीय कामकाज भले ही ठप रहा हो, लेकिन सत्र के आखिरी 4 दिन अब पूरी तरह उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और नामांकन को लेकर भी सरगर्म रहेंगे।
21 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में माना जा रहा है कि 20 और 21 अगस्त को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देंगे। यानी आने वाले दिनों में संसद और सियासत दोनों ही उपराष्ट्रपति चुनाव की गूंज सुनाई देगी। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। मामला है राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों का। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमें तमिलनाडु के 10 विधेयकों को डीम्ड असेंट यानी स्वतः मंजूरी मान लिया गया था और राष्ट्रपति राज्यपालों को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा तय की गई थी। केंद्र ने कहा है कि अदालत का यह कदम न्यायपालिका को सर्वोच्च बना देगा, जबकि संविधान की मूल संरचना में तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बराबर है, कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है। केंद्र ने अपनी लिखित दलील में साफ किया है कि विधेयकों पर फैसला लेने की प्रतिक्रिया राजनीतिक और लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, न कि अदालत के आदेश से। संविधान में जहां जरूरत रही वहां समय सीमा का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 200 और 201 में कोई समय सीमा नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा असंवैधानिक है। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्यपाल केवल केंद्र के दूत नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित और लोकतांत्रिक भावना के प्रतिनिधि हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरपोर्ट पर शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बेंगलुरु से आ रही फ्लाइट जब लैंड करने की कोशिश कर रही थी, तब विमान अचानक एक तरफ झुक गया और लैंडिंग का पहला प्रयास असफल हो गया। उस वक्त विमान में 160 यात्री सवार थे, जिनमें से कई दहशत में आ गए। हालांकि पायलट्स ने सूझबूझ दिखाते हुए दूसरे प्रयास में विमान को सुरक्षित उतार लिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना के बाद गुस्सा यात्रियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के अधिकारियों से शिकायत दर्ज करवाई। एयरपोर्ट डायरेक्टर A.K. गोस्वामी ने बयान देते हुए कहा कि विमान में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं थी और ये फ्लाइट बाद में ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सुरक्षित रवाना भी हुई। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि पायलट को एहतियात के तौर पर एक चक्कर लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि खतरे की संभावना होने पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर सवाल उठे हों। हाल ही में तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट को मौसम खराब होने की वजह से चेन्नई डाइवर्ट कर दिया गया था और वहां भी एक बड़ा हादसा टल गया था। ऐसे में ग्वालियर की इस घटना ने एक बार फिर से विमानन कंपनियों की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत के लिए गर्व का पल, अंतरिक्ष में देश का परचम लहराने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने 18 दिन के एक्सियोम 4 मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। रविवार तड़के जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर गगन यात्री शुभांशु शुक्ला उतरे, वहां मौजूद लोगों ने तालियों और जय घोष से उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। उन्होंने शुक्ला के परिवार के साथ मिलकर उनका अभिनंदन किया। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत के लिए गर्व का क्षण, इसरो के लिए गौरव का क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये मिशन संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष गौरव आज भारतीय धरती पर लौट आया। शुभांशु शुक्ला के साथ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर भी पहुंचे, जो गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे। दोनों का इसरो प्रमुख वी नारायणन और छात्रों के समूह ने भी स्वागत किया। वापसी से पहले शुभांशु शुक्ला ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की थी और लिखा था कि भारत लौटने की खुशी तो है, लेकिन मिशन के दौरान बने दोस्तों को पीछे छोड़ने का दुख भी है। शुक्ला ने कहा कि अब वे अपने परिवार, दोस्तों और देशवासियों से मिलने और अनुभव साझा करने के लिए खासा उत्साहित हैं। अमेरिका ने 2026 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रच दिया है। ये टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में होगा और अमेरिका 16वीं और आखिरी टीम के तौर पर इसमें जगह बनाने में सफल रहा है। डबल राउंड रॉबिन क्वालिफायर में अमेरिका ने कनाडा, बरमूडा और अर्जेंटीना को हराकर एक मैच बाकी रहते ही वर्ल्ड कप का टिकट कटा लिया। अमेरिका ने शुरुआत कनाडा के खिलाफ 65 रनों की शानदार जीत से की, फिर बाकी मुकाबलों में भी दबदबा बनाए रखा। टीम ने क्वालिफायर में कुल 10 अंक जुटाए। बल्लेबाजी में अमरिंदर सिंह गिल ने 3 पारियों में 199 रन बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं स्पिनर्स अंश राय और साहिर भाटिया ने 7-7 विकेट झटके।
अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कुल 16 टीमों ने क्वालिफाई किया है। इसमें से 11 टीमें हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और मेजबान जिम्बाब्वे पहले ही स्वतः क्वालिफाई कर चुकी हैं। बाकी 5 टीमें रीजनल क्वालिफायर के जरिए चुनी गई, जिनमें अमेरिका, अफगानिस्तान, तंजानिया, जापान और स्कॉटलैंड शामिल है। अमेरिका की ये एंट्री उसके क्रिकेट विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आखिरी लीग मैच वो शनिवार को फिर से कनाडा के खिलाफ खेलेगी। अमेरिका के खिलाड़ियों ने हर विभाग में संतुलित प्रदर्शन किया। इस सफलता से अमेरिकी क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान मिली है। सुपरस्टार रजनीकांत जब भी पर्दे पर आते हैं, सिनेमा घरों में तूफान मच जाता है। ऐसा ही नजारा इस बार उनकी फिल्म कूली के साथ देखने को मिल रहा है। फिल्म ने रिलीज के तीसरे ही दिन 150 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म ने तीसरे दिन लगभग 38.50 करोड़ का बिजनेस किया। इसके साथ ही कूली का कुल कलेक्शन 198.25 करोड़ तक पहुंच गया है। फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर 65 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग कर ली है। इसमें से तमिल वर्जन ने सबसे ज्यादा 45 करोड़, हिंदी में 4.5 करोड़, तेलुगु में 15.5 करोड़ और कन्नड़ में 0.5 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन भी फिल्म ने 54.75 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। कूली की ताबड़तोड़ कमाई ने अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली को पीछे छोड़ दिया है। अजीत की यह फिल्म अब तक 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म थी, जिसने 153.75 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम कलेक्शन कर लिया है। अब कूली नंबर 1 पहुंच चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर ड्रैगन, जिसने 102.55 करोड़, चौथे पर विदा मुरारची जिसने 81.58 करोड़ और पांचवें पर टूरिस्ट फैमिली जिसने 61.59 करोड़ का। कूली में रजनीकांत के अलावा कई बड़े सितारे भी नजर आ रहे हैं। फिल्म में आमिर खान ने कैमियो रोल किया है, जबकि नागार्जुन अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया है तमिल इंडस्ट्री के चर्चित डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने। रजनीकांत के स्टार पावर और फिल्म की दमदार स्टार कास्ट ने कूली को ब्लॉकबस्टर बना दिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का ये तूफान अभी रुकने वाला नहीं दिख रहा। अनुमान है कि आने वाले दिनों में कूली कई और रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया समाचार में बस इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया